हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो हमारा लेक्चर क्या है आज का? हमारा लेक्चर है आज का अध्याय 11, यानी कि हम परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति हम यहाँ पढ़ रहे थे। लगभग 6, 7, 8 वीडियोस हमने पहले पब्लिश कर दिए हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ाया, जिसमें बहुत सारे डिस्कशंस वहाँ पे हुए हैं परमाणु के बारे में। इसके अलावा हमने जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को वहाँ पर देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किस प्रकार से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है और एक अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। और पिछले ही लेक्चर में, जो कि हमने इससे पहले का लेक्चर है, उसमें हमने आपको कुछ श्रेणियां भी पढ़ाई। जैसे कि हमने आपको पढ़ाई हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, किसके स्पेक्ट्रम में? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी कि इस हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हमने आपको बामर श्रेणी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? बामर श्रेणी, यानी कि कुछ जो तरंगे उत्सर्जित होती हैं, कुछ जो विकिरण उत्सर्जित होती हैं, वो बामर श्रेणी में पाई जाती हैं। कुछ लाइमन में पाई जाती हैं। किसमें? लाइमन में पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ पाश्चन श्रेणी के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ तरंग दैर्ध्य कहाँ पाई जाती हैं? ब्रैकेट श्रेणी में पाई जाती हैं। इसके अलावा आपकी जो पाई जाती है फुंड श्रेणी में पाई जाती हैं। तो फुंड इस प्रकार से लगभग 5 तरह की श्रेणियां हमने आपको वहां पर बताई, और इसके ऊपर आधारित हमने आपको इनके सूत्र भी दिखाए, जिसमें लैम्डा को निकाला जाता है। तो वो कैसा सूत्र था? उसमें हमने आपको इस तरह से दिखाया कि 1/λ = r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने आपको सूत्र दिखाया। उसमें हमने बताया कि जब लाइमन की श्रेणी हम पढ़ते हैं, तो लाइमन की श्रेणी में हम n1 को 1 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? 1 रख लेते हैं। हमने बताया जब बामर की श्रेणी की बात करते हैं, तो यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाता है। जब हम पाश्चन की बात करते हैं, तो n की जगह यहाँ पर 3 आ जाता है। इसी प्रकार से ब्रैकेट के लिए 4 और फुंड के लिए 5 आ जाता है। तो इस प्रकार से ये सूत्र जो है सभी श्रेणियों के लिए लागू हो जाता है, यानी कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य जो विकिरण उत्सर्जित होती है वो हम यहाँ इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो उसी पर ही आधारित ये आज के हमारे कुछ प्रश्न हैं, जो अंकित प्रश्न है, जो कि हमें सोल्व करके देखने हैं। और एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। और जो प्रत्येक क्वेश्चन है जो मैंने आपके यहाँ पे लिखा है, वो एग्जाम में 4-4, 5-5 बार से भी ज़्यादा बार आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और साथ में इनमें से 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी हैं, वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ जो अन्य सूत्रों पे आधारित क्वेश्चन होंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताए हैं, वो भी हम आपको हल कराएंगे। तो पहले बात करते हैं इन 5 क्वेश्चंस की। 5 क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो वो है क्या? पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा हुआ है कि कोई परमाणु 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जाओं के 2 ऊर्जा स्तरों पर पाया जाता है। यानी कि एक परमाणु जो है वो इस ऊर्जा स्तर में और इस ऊर्जा स्तर में पाया जाता है। यदि वही परमाणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर जाए, तो इसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हमें ज्ञात करनी है, जिसमें हमारा h दिया हुआ है। h क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट, यानी कि प्लांक नियतांक। और प्लांक नियतांक क्या दिया हुआ है? 4.141 10⁻⁻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 ⁻
हमने पढ़ा है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। जी हाँ, होता वही है, परंतु वो किस में होता है, जूल सेकंड में होता है, और इसे किस में कन्वर्ट किया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल सेकंड को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो यही आ जाता है। ठीक है, तो ये वहां से आया, क्योंकि इसमें क्या कर दिया होगा, वो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 में 1.6 10⁻⁻19 से भाग दे दिया होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए, तो ये जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया। तो इसकी बात करते हैं, तो इसमें कहा हुआ है कि परमाणु इन और इस परमाणु, तो इसमें कहा हुआ है कि परमाणु इस और इस ऊर्जा स्तर में है, यानी कि वो E2 में है। हल हम करते हैं इसका। उसने कहा कि जब वो E2 के अंदर है, परमाणु की ऊर्जा क्या है, जब 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E1 कितना दिया हुआ है इसका
3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो हम निकालते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या निकालते हैं हम? तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य जो हमारी विकिरण उत्सर्जित होगी उसकी तरंग दैर्घ्य हम कैसे निकालेंगे? उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो हम कैसे निकालेंगे? लैम्डा इक्वल टू hc अपॉन डेल्टा ई। डेल्टा ई लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि डेल्टा ई क्या है? जब इलेक्ट्रॉन या फिर कह लीजिए परमाणु जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदेगा, यानी कि मैं कहता हूं कि वो पहले यहाँ है इस जगह और वो इस जगह कूदता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ कूदता है इस वाले से इस वाले में, तो उसकी ऊर्जा क्या है? यहाँ पे E2 है और यहाँ क्या है? ऊर्जा E1 है। तो उस जब वो कूदेगा तो उसमें से कुछ जो है विकिरण उत्सर्जित होगी, उस विकिरण की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? E2 माइनस E1 होगी। तो डेल्टा ई की जगह हम क्या रख देंगे? E2 माइनस E1 हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो लैम्डा हमें निकालना है, hc का मान रख दो। तो h कितना दिया हुआ है? 4.141 गुणा 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड ये दिया हुआ है। c भी मुझे पता होता है अपने पहले से ही, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये पता है। इसके बाद नीचे हमने क्या लगा दिया? E2 माइनस E1। तो E2 कितना है? 5.36 में से 3.45 और बाहर ब्रैकेट के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनकी मैंने मात्रक भी साथ ही साथ रख दिए हैं। आप चाहे तो इसे सोल्व करके भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक कट गया, सेकंड से सेकंड मात्रक कट गया, क्योंकि बटे में मात्रक है तो मीटर बच जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य किस में होती है? मीटर में होती है। ठीक है, अब जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 4.141 गुणा 10⁻⁻15 गुणा 3 गुणा 10⁸ ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। और ये नीचे कितना बचेगा? नीचे 6 में 5 गया 1, 13 में 4 गया 9 और ये 1.91 आपका आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? 10⁻⁻15 और 10⁻8 कितने बचेंगे? 10⁻⁻7 बचेंगे। और जब आप इसे भाग करोगे तो भाग करने पर जो आपका आता है, जब आप इसे भाग करोगे तो भाग करने पर जो आएगा वो आएगा 6.504। इसको गुणा करोगे और इससे भाग करोगे तो आपका 6.504 और 10⁻⁻7 और ये मीटर यहाँ बच गया था हमारा, तो मीटर मैंने लिख दिया। ठीक है, दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। दशमलव के बाद 3 संख्या तो 3 जीरो आ गई नीचे, तो 3 जीरो यानी कि 10⁻3। तो 10⁻3 जब ऊपर जाएगी तो 10⁻−10 हो जाएगी ये। तो 6504 गुणा 10⁻−10 मीटर। और जो 10⁻−10 मीटर होते हैं ये होता है एंगस्ट्रॉम। कितना होता है ये? इसे एंगस्ट्रॉम में हम लिख सकते हैं, तो ये एंगस्ट्रॉम बन जाता है। तो इस प्रकार जो उत्सर्जित प्रकाश है, उत्सर्जित जो विकिरण है उसकी तरंग दैर्घ्य इतनी हमारी आ जाती है। ठीक है, क्लियर है? हल करते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए इसे रब कर देते हैं। करते हैं दूसरे प्रश्न को हल। तो दूसरे प्रश्न में क्या हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा का संक्रमण ऊर्जा स्तर n=3 से n=2 में होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन है आपका यहाँ n=3 में, और उसे कहाँ आना है? n=2 में आना है। तो परमाणु का ऊर्जा स्तर बदलने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर बदलना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कूदना ऊपर के n=3 स्तर से n=2 स्तर में कूदना, ये इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहलाता है। परमाणु के संक्रमण का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, इलेक्ट्रॉन का कूदना। यदि r इतना लिया जाए, ये क्या r क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। तो रिडबर्ग कांस्टेंट कितना लिया जाए? इतना। तो जो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा तो उत्सर्जित फोटोन निकलेगा, यानी कि उत्सर्जित विकिरण निकलेगा। तो विकिरण में क्या होता है? फोटोन होता है। तो उस फोटोन की तरंग दैर्घ्य हमें निकालनी है। तरंग दैर्घ्य क्या होगी तथा यह फोटोन किस श्रेणी का सदस्य है? श्रेणी मैंने आपको कौन कौन सी बताई है? बताई आपको बामर बताई, लाइमन बताई, पाश्चन बताई, फुंड और ब्रैकेट बताई। तो जब मैंने इन 4-5 श्रेणी बताई तो उन श्रेणी में से किसका सदस्य फोटोन होगा ये हमसे पूछ रहा है। साथ में हमसे कह रहा है कि क्या यह फोटोन दिखाई देगा, यानी कि क्या हम नंगी आंखों से अपनी उस फोटोन को देख पाएंगे। तो ऐसा ये पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें पहले क्या निकालना है? तरंग दैर्घ्य निकालनी है। क्या निकालनी है?
तरंग दैर्घ्य हमें निकालनी है। हल करते हैं इस प्रश्न को। तो हल नंबर 2, हमने पढ़ा था जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। उसकी तरंग दैर्घ्य सूत्र से दी जाती है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहां पर जो n1 दिया हुआ है वो n बराबर 2 है और n2 जो दिया हुआ है n बराबर 3 है। तो जो n1 है वो क्या है, n बराबर 2 और n2 क्या है, n बराबर 3। तो इसे आप कह लो n2 से आता है ये और ये n1 में आता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहां क्या हमें पता है कि n1 बराबर 2 और n2 बराबर 3, ये हमें पता है। हमने यहाँ पे मान रख दिया 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट हमें दे रखा है, इसको भी रख दो आप 1.097 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, ये सॉरी ये 7 प्लस के होते हैं, 10 के प्लस के 7 होते हैं। ये आ गया 1/n1 का स्क्वायर, तो n1 कितना है 2 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया 3 की घात 2। इसको ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, नीचे क्या लिखा 1/4 माइनस 1/9। इसको फिर ऐसे कैसे लिख दिया इसको, तो ये कितना आ गया आपका 9 में से 4 और नीचे आएगा 36। तो ये 1.097 इंटू 10 की पावर 7 और 9 में से 4 के 5/36। तो ये कितना आ गया लैम्डा आ गया। क्या आ गया ये लैम्डा आ गया। क्या आ गया लैम्डा आ गया। हमें क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य निकालनी है। तरंग दैर्घ्य निकालनी है हमें इसकी। तो तरंग दैर्घ्य कितनी होगी वो देखते हैं। तो हम इसे उल्टा कर देते हैं। क्या करेंगे उल्टा कर देते हैं। तो लैम्डा बराबर, तो उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये भी पलट जाएंगी संख्या। तो 36/5 नीचे और ये भी नीचे आ जाएगा 1.097 और 10 की पावर 7 जो है वो नीचे आ गया बटे में। ठीक है, इसे जब पलटा लैम्डा को ऊपर लेगा तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो 10 की पावर 7 जो मेरे नीचे घात प्लस की है ऊपर ऊपर चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे ये 10 की पावर माइनस की घात हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे 10 की पावर माइनस की ये घात हो जाएंगी। जब आप 36 को इससे भाग दोगे 5 गुणा 1.097 तो ये आएगा 6563 और यहाँ दशमलव आ जाएगी। तो 6.563 इससे भाग करोगे, मतलब इसको इससे भाग करोगे तो ये आ जाएगा और 10 की पावर माइनस के 7 आ जाएगा। और ये क्या है आपका, ये आपका आ जाएगा मीटर में। और यदि मैं दशमलव हटा दूं यहाँ से तो दशमलव हट के कहाँ जाएगी 10 की पावर माइनस के 10 घात हो जाएगी और ये मीटर में। और ये मैंने आपको बताया था 10 की पावर माइनस 10 मीटर क्या होता है एंगस्ट्रॉम होता है। तो लैम्डा कितना आ गया 6563 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 6563 एंगस्ट्रॉम जो होती है तरंग दैर्घ्य वो कहाँ होती है, वो लाल प्रकाश में होती है। किस में होती है, ये लाल प्रकाश में होगी। किस में होगी, लाल प्रकाश में। और ये तरंग दैर्घ्य इसके अलावा लाल प्रकाश के अलावा ये बामर श्रेणी में होती है। किस में होती है, बामर श्रेणी में ये होती है। तो बामर श्रेणी में हमें लाल प्रकाश के अंदर, लाल रंग के अंदर ये वाला तरंग दैर्घ्य मिलेगा। तो इसका मतलब जो ये कह रहा है कि उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्घ्य निकाल दी हमने। तो ये कह रहा है फोटोन किस स्पेक्ट्रम श्रेणी का सदस्य है। फोटोन जो है वो इस वाली श्रेणी का सदस्य है, बामर श्रेणी का। तो आप क्या कहोगे कि यह तरंग दैर्घ्य बामर श्रेणी में लाल रंग में मिलती है, इसलिए किसका सदस्य है, बामर श्रेणी का सदस्य है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और ये कह रहा था क्या यह फोटोन दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जी हाँ फोटोन ये दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि बामर श्रेणी जो होती है वो दृश्य क्षेत्र में होती है। कहाँ होती है, दृश्य क्षेत्र में। तो दृश्य क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं, यह मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि दृश्य क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो कि हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। हम बिना चश्मे के, बिना किसी लेंस के या बिना सूक्ष्मदर्शी के हम उसको देख पाते हैं, वो होता है दृश्य क्षेत्र। तो ये दृश्य क्षेत्र में बामर श्रेणी दिखाई देती है। तो लाल रंग भी हमें कहाँ दिखाई देगा, दृश्य क्षेत्र में। इसका मतलब फोटोन हमें दिखाई देगा, फोटोन हमें दिखाई देगा। आई बात समझ में। तो ये आंसर हमारा यहां से सही हो जाता है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको रब करते हैं।
तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। तो तीसरे प्रश्न में कहा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य 6563 एंगस्ट्रॉम है। अभी हमने कहा निकाली थी 6563, इस वाले में निकाली थी क्वेश्चन में 2 नंबर में, तो 6563 आई थी, उसमें बामर श्रेणी हमें पता चली थी। तो यहाँ भी ये बामर श्रेणी क्या रखा है पहले से ही। तो बामर श्रेणी की तरंगदैर्घ्य प्रथम रेखा की वो कहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है। इस श्रेणी की दूसरी व अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। कौन सी? दूसरी व अंतिम। तो आपको पता होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में गिरता है, इस प्रकार से गिरता है, तो कौन से ऊर्जा स्तरों से गिर रहा है? अलग अलग ऊर्जा स्तरों से गिर रहा है। ये n बराबर यहाँ 3 से गिर रहा है, ये n बराबर यहाँ 4 से गिर रहा है, और ये n बराबर 5 से गिर रहा है, और ये कहाँ गिर रहा है? n बराबर 2 में गिर रहा है। तो जब ये n बराबर 2 में आता है तो यहाँ पर बामर श्रेणी हमें मिलती है। कहाँ मिलती है? बामर श्रेणी कहाँ मिलती है? जब ये n बराबर 2 में आता है, चाहे वो 3 से आ रहा हो, चाहे 4 से आ रहा हो, चाहे 5 से आ रहा हो, तो बामर श्रेणी में हमें तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है। तो हमें जब बामर श्रेणी में तरंगदैर्घ्य प्राप्त हो रही है तो हमें कौन सी तरंगदैर्घ्य निकालनी है? श्रेणी की दूसरी और अंतिम निकालनी है। यानी कि हो सकता है कि ये जो है अंतिम इसकी और भी आगे हो, यानी कि यहाँ से कहीं अंतिम आ रही हो। ठीक है, तो अंतिम का हमें नहीं पता। तो अंतिम जब नहीं पता होता तो उसके लिए हम n क्या लेंगे? n लेंगे हम इनफाइनाइट। क्या लेंगे? n लेंगे हम इनफाइनाइट, क्योंकि उस स्तर का हमें नहीं पता कि n बराबर 3 है, 4 है, 5 है या इनफाइनाइट पे है। तो अंतिम रेखा हमें इनफाइनाइट पे मिलेगी, यानी कि अनंत पर मिलेगी। पर समझ में आ गई चीज? अब इसके हम रखते हैं सूत्र। तो हम सूत्र रख के कहते हैं प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य हमें पता है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है इसका बामर श्रेणी में, वो हम देख लेते हैं। तो हल 3 करते हैं। तो बामर श्रेणी में जो सूत्र होता है वो ये होता है, मैंने आपको अभी भी बताया थोड़ी देर पहले, कि 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और n2 का स्क्वायर यहाँ पे इस प्रकार से आ जाता है। तो बामर श्रेणी के लिए हम पहले वाला जो n1 है उसको हम 2 रख देते हैं, यानी कि 2 में आ रही है तो 2 रख दिया हमने। अब इसमें जो दूसरी, इस श्रेणी की दूसरी तरंगदैर्घ्य है, प्रथम तो हमें पता चल गई, प्रथम कितनी दी हुई है? इतनी दी हुई है। दूसरी हमें निकालनी है, तो पहले हम रख लेते हैं प्रथम वाली हम रख लेते हैं। तो ये λ1 हमें पता है, ये r हो गया। तो n बराबर हम क्या निकाल लेते हैं इसकी? n बराबर इसमें हम 3 रख देते हैं। तो जब 3 से आएगी तो प्रथम रेखा है ये। जब 3 से आएगी, n बराबर 2 है, तो n बराबर 2 के ऊपर कौन सी रेखा होगी? जब यहाँ से आएगी तो ये n बराबर 3 से आएगी तो ये प्रथम रेखा आएगी। तो n बराबर 3 के लिए प्रथम रेखा आएगी। तो ये 3 की घात 2, हल करो, λ1 r, ये हो गया आपका 9 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, और आपका 36 यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से कितना आ गया? λ1 इक्वल टू 9 में 4 के 5, 5r बटे 36 हो गया। और ये λ1 यदि आप निकाल लोगे तो 36 बटे 5r आपका आ जाएगा। पहली समीकरण हमारी तैयार हो गई। ठीक है, तो पहली तरंगदैर्घ्य हमें मिल गई। अब हम निकालते हैं दूसरी तरंगदैर्घ्य। तो दूसरी तरंगदैर्घ्य कैसे निकलेगी? तो दूसरी तरंगदैर्घ्य के लिए, दूसरी तरंगदैर्घ्य के लिए n बराबर n2 बराबर, n2 कह दो इसे, n2 बराबर हम रखेंगे 4। क्या रखेंगे? 4 रख देंगे, क्योंकि पहली तरंगदैर्घ्य यहाँ से आएगी इस वाले स्तर से, दूसरी तरंगदैर्घ्य इस वाले स्तर से आएगी। तो हमने क्या रख दिया? 4 रख दिया। तो 1 बटे λ2 बराबर r, यह सूत्र में रख दो, 1 बटा 2 का घात 2 ऐसे ही रहेगा। n2 की जगह हमने 4 रख दिया, तो 4 की घात 2। आगे बात समझ में? इसको हल करो तो λ2 बराबर r, 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 16। 16 क्या आ गया इसमें? एलसीएम आ गया। तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 16 एकम 16 1 आ जाएगा। तो 3r बटे 16 आ गया ये। तो λ2 निकाल दो, इसे ऊपर करोगे तो 16 बटे 3 आ जाएगा। ये क्या आ गई? सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारी। इसी प्रकार से कह रहा है अंतिम वाली निकालो। अब कौन सी कह रहा है? अंतिम रेखा। तो अंतिम रेखा मैंने बताया कि अंतिम का हमें नहीं पता किस स्तर से आ रही होगी, हमें नहीं पता। इसका हमें जो है अंदाजा नहीं कि n बराबर 2 में तो आ रही होगी, पर कौन से कक्षा से आ रही होगी, कौन से ऊर्जा स्तर से गिर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो हमें नहीं पता। तो n2 के लिए हम क्या रखेंगे? n2 के लिए हम n2 बराबर इन अनंत रख देंगे। अंतिम रेखा के लिए, अंतिम रेखा के लिए
क्या होगा, n2 बराबर अनंत रख दिया हमने, ठीक है, इस सूत्र में रख दो n2 बराबर अनंत, तो 1 बटे ये कितना हो जाएगा, अंतिम रेखा, तो इसे भी अंतिम रेखा के लिए हमने लैम्डा अनंत रख दिया अंतिम रेखा के लिए। इसे क्या रख दिया, r 1 बटे 2 की घात 2 1 बटा अनंत की घात 2। आई बात समझ में, अनंत की घात 2 तो अनंत ही होगा, अनंत में कितना ही गुणा भाग कर लो सब अनंत ही होता है। तो जब हम 1 बटा अनंत करते हैं, यानी कि 1 को अनंत से भाग करते हैं, तो हमारा 0 आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 1 बटे लैम्डा अनंत ऐसे रहेगा, r ये कितना हो गया, गुणा 1 बटा 4, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लैम्डा अनंत कितना आ गया, उल्टा हो गया, तो 4 बटे r आ गया, कितना आ गया, 4 बटे r। ये हमारी तीसरी समीकरण बन गई, कितनी बन गई, तीसरी समीकरण। अब हम क्या करते हैं कि सेकंड को पहली वाली से भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सेकंड भाग पहली वाली से भाग कर दिया, तो सेकंड कौन सी है, लैम्डा 2 बराबर 16 बटे 3r, लैम्डा 1 से भाग कर दिया तो लैम्डा 1 नीचे आ गया, इससे भाग कर दिया तो 36 बटे 5r, तो 36 कहाँ आएगा, नीचे, और 5r कहाँ आएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 8 से r कट गया आपका, तो ये कितना आ गया, 16 पंजे 80 बटे 3 छिंग 18 और 3 तिया 9, 3 छिंग 18 3 तिया 9 10, 108 आ जाएगा ये 108। तो लैम्डा 2 हमारा ये आ गया, तो लैम्डा 2 कितना हो गया, 80 बटे 108 गुणा लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 का मान रख दो, तो लैम्डा 1 का मान दे रखा था इन्होंने 6563 एंगस्ट्रॉम, कितना दे रखा था, 6563, तो 108 गुणा 6563 एंगस्ट्रॉम इन्होंने दे रखा था। और जब आप इसे हल करोगे तो ये आ जाएगा 4861 एंगस्ट्रॉम, कितना आ जाएगा, 4861 एंगस्ट्रॉम, ये कट कटा के आ जाएगा आपका। अब हम करते हैं थर्ड वाली को पहली वाली से भाग, यानी क्या कहेंगे, थर्ड वाली समीकरण को पहली वाली समीकरण से भाग कर देते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे लैम्डा अनंत, लैम्डा अनंत का है हमारा, ये है, तो लैम्डा अनंत बराबर 4 बटे r, और इसे भाग किससे कर दिया हमने, लैम्डा 1 से, तो लैम्डा 1 से भाग कर दिया इस तरह से, और बटे में करा है तो ये आ गया आपका 5r बटे 36, ये इस प्रकार से आ जाएगा। r से r कट गया आपका, तो ये लैम्डा 1 उधर ले जाओ, तो लैम्डा अनंत बराबर 4 पंजे 20 और 36 नीचे है, और लैम्डा 1 इधर जाकर 6563 एंगस्ट्रॉम ये आप रख दोगे। और जब इसे आप हल करोगे तो हल करने पर आ जाएगा 3646 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो इसकी दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा कहाँ है, ये लैम्डा 2, तो ये दूसरी रेखा मिल जाती है हमें, दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य 4861 एंगस्ट्रॉम, और जो इसकी अंतिम रेखा होती है यानी कि लैम्डा अनंत जो होती है वो 3646 एंगस्ट्रॉम पर हमें मिलती है। तो ये अंतिम रेखा मिल गई, अंतिम रेखा की तरंग दैर्घ्य, और जो हमारी ये लैम्डा 2 वाली थी, या लैम्डा 2 वाली ये वाली, तो ये हमारी मिल गई आपको 4861 एंगस्ट्रॉम पर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोडियम परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव, प्रथम उत्तेजन विभव जो होता है 2.1 जो है वोल्ट होता है, सोडियम परमाणु है, उसका प्रथम उत्तेजन विभव है 2.1 वोल्ट। ये मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ाया था, लगभग 2-3 लेक्चर पहले इससे पढ़ाया था मैंने आपको, तो उसमें हमने फ्रांक हर्ट्ज का प्रयोग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फ्रांक हर्ट्ज का प्रयोग पढ़ा था। तो उसमें प्रथम उत्तेजन विभव की बात आई थी कि उसमें एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, तो एक्सपेरिमेंट में फ्रांक और हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हम क्या कर रहे थे, परमाणु को उत्तेजित करा रहे थे इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो जब परमाणु उत्तेजित हो रहा था तो वो जिस स्थिति में होता है उत्तेजित, तो वहां पर हमने प्रथम उत्तेजन विभव देखा था कि वो किस पे उत्तेजित होता है, प्रथम उत्तेजन विभव पर उत्तेजित होता है, ठीक है। तो वही उत्तेजन विभव यहाँ दिया हुआ है। तो परमाणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तो जब परमाणु उत्तेजित होगा तो क्या करेगा, प्रकाश निकालेगा, तरंग दैर्घ्य निकालेगा उसकी, तो वो हमें ज्ञात करनी है। H हमारा दिया हुआ 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और C दिया हुआ है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो इन्होंने यहाँ पर हमें दिया हुआ है। हल हमने लिया इसका। इसमें जो उत्तेजन विभव दिखाया गया है वो दिखाया गया है 2.1 वोल्ट। कितना दिखाया गया है? V दिखाया हुआ है आपका 2.1 वोल्ट। एक सूत्र होता है जो कि तरंग दैर्घ्य से हम निकालते हैं उस सूत्र से, तो लैम्डा बराबर Sc/ΔE होता है। क्या होता है? Sc/ΔE, ठीक है। तो डेल्टा यहाँ क्या है? ऊर्जा।
और ये क्या है, उत्तेजन विभव क्या दिया हुआ है, वोल्ट में। तो डेल्टा ई जो होगा आपका, उसको हम ईवी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डेल्टा ई को ईवी लिख देते हैं, जिसमें ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, और वी क्या है, ये उत्तेजन विभव। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एच कितना है, 6.6 10 की पावर माइनस के 34, सी कितना है 3 गुणा 10 की पावर 8, ई कितना है आपका 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, और वी कितना दिया हुआ 2.1 वोल्ट। तो जब आप इसे हल करोगे, क्या करोगे, इसे आप हल करोगे, तो इसे थोड़ा सा हल करके देखते हैं। तो 6.6 3 ऐसे आ गया, 10 की पावर माइनस के 34 थे यहाँ पर, 8 इसमें जुड़ गए, माइनस के 19 जब ऊपर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के 19 हो जाएंगे। तो 19 और 8 27, तो माइनस 34 में से 27 जाते हैं तो 7 बचते हैं माइनस के, ठीक है। और बटे में कितना है ये आपका 1.6 इंटू 2.1, ये आपका बटे में इस तरह से आ गया। इसकी दशमलव हमने हटाई, ये हट गया, इसकी दशमलव हटाई, यहाँ 30 हो गया, ठीक है। इसे आप कैंसिल भी करके दे सकते हो, 3 से काटो, 3 7 बार कट जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा। इसे काटो तो 2 आपका 2 8 16 और 2 1 2 3 6 और 2 3 6, तो आपका आ गया, इसे भी काट दो, 2 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो इस तरह से आ गया आपका 33 गुणा 5 बटे 7 चौक 28, और क्या आ गया ऊपर 10 की पावर माइनस के 7 बचा यहाँ पे, ठीक है। और ये संख्या किस में आ गई आपकी, मीटर में आ गई। किस में आ गई, मीटर में आ गई। तो जब आप इसको भाग कर लोगे 5.893 आ जाएगा ये, और 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। और जब ये दशमलव आप हटा दोगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 5893 एंगस्ट्राम, क्योंकि यहाँ कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 10 हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस 10 मीटर क्या होता है, एंगस्ट्राम होता है। तो लैम्डा हमारी ये निकल आई। इसके अलावा इसे हल करने का एक तरीका और है, जो कि है एक डायरेक्ट सूत्र, जो मैं अब आपको बता रहा हूं। दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड। क्या है इसमें कि लैम्डा बराबर होता है 12375 बटे डेल्टा ई, और डेल्टा ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जो लैम्डा निकल का आता है वो एंगस्ट्रॉम में निकल का आता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है केवल 12375, और डेल्टा ई को आप केवल जो है ये 2.1 वोल्ट रख दो, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा ये, तो ई बन जाएगा, पर ई को आपको खोलना नहीं है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 नहीं करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता ही है, ये पहले से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट होती है, तभी यहाँ एंगस्ट्रॉम निकल का आता है। तो इसका कोई प्रयोग नहीं करना है, तो ये 2.1 रखा जाएगा केवल ऐसे ही। और जब इसको आप भाग करोगे, यहाँ एंगस्ट्रॉम है तो ये आ जाएगा 5 8 9 3, जैसे कि आप करके भी देख लो, तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, इस तरह से ये करके आपका ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, इतना। तो ये डायरेक्ट भी ऐसे आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो 2.1 से आपको केवल इसका भाग देना है, तो भाग देकर क्या होगा, ये आ जाएगा। 5वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो जब किसी परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर संख्या 3 से 2 में संक्रमण करता है, तो 6500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक स्पेक्ट्रमी रेखा निकलती है। तो कितनी एंगस्ट्रॉम की निकलती है, 6500 एंगस्ट्रॉम की निकलती है। तो कहां से कहां जा रहा है, वो 3 से 2 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो रही है, 6500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक स्पेक्ट्रमी रेखा निकलती है। निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो निम्नतम ऊर्जा स्तर में बताना है। तो निम्नतम ऊर्जा स्तर आपको पता होगा, क्योंकि परमाणु का जो निम्नतम ऊर्जा स्तर होता है वो n बराबर 1 होता है। तो उसकी n बराबर कहाँ निकालनी है, 1 में निकालनी है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया हुआ इसने कि बामर की श्रेणी है, लाइमन की है, पाश्चन की है, किसकी है, ऐसा कुछ इसने हमें दिया नहीं है। तो हमें एक ही तरंग दैर्ध्य इसने दी हुई है और 3 से 2 में जा रहा है और हमें ऊर्जा की गणना करनी है। तो हमें एक सूत्र के बारे में पता था, जो कि क्या है वो मैं बता देता हूं। सूत्र होता है डेल्टा ई का। किसका होता है, मतलब ऊर्जा का जो सूत्र होता है कि किसी कक्षा में यदि एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में घूम रहा हो, जैसे कि नाभिक है ये आपका प्लस धनात्वेशित होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है। तो यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी क्या ऊर्जा होगी, वो एक सूत्र से निकल जाती है। क्या ऊर्जा होगी, जैसे कि ये मान लो n बराबर 1 में घूम रहा है, या फिर n बराबर 2 में घूम रहा है, या n बराबर 3 में घूम रहा है, तो इसकी कुछ ऊर्जा होती है घूमते हुए। तो ऊर्जा कितनी होती है वो हम निकालते हैं इस सूत्र से, माइनस के RHC अपॉन n स्क्वायर से।
किसे निकालते हैं, माइनस के RHC/n² से निकाल लेते हैं। तो ये हमारी होती है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, E3 से, मतलब 3 से 2 में जा रहा है। तो हम क्या करें, एक तो E3 निकाल लें, माइनस के RHC/3⁻², यानी n मैंने क्या रख दिया, 3 रख दिया। क्या रख दिया मैंने, n बराबर 3 रख दिया। तो ये कितना हो गया, माइनस के RHC/9 हो गया। एक मैंने E2 निकाल लिया, तो E2 के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस के RHC/2 रख दूंगा, यानी कि n बराबर मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, E2 बराबर माइनस के RHC/4 हो गया। अब मैंने क्या करा, जब ये 3 से 2 में आ रहा था तो इसमें पहले वाली में ऊर्जा, दूसरी वाली में ऊर्जा, तो जब ये ऊपर से नीचे वाली कक्षा में आएगा, 3 कक्षा से 2 कक्षा में आएगा, तो ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो कितनी करेगा, ये डेल्टा ई करेगा। कितना करेगा, डेल्टा ई। डेल्टा ई होगा E2 - E1, यानी कि E3 - E2, सॉरी, ये होगा E3 - E2 होगा, यानी कि तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में आएगा तो E3 - E2। तो E3 कितना है बताओ, E3 दिया हुआ है आपको ये माइनस के RHC/9, ये वाला माइनस लगा दो, माइनस के RHC/4। ठीक है, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो माइनस के RHC/9, तो ऐसे कैसे ही माइनस माइनस प्लस RHC/4, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। तो ये क्या आ गया, RHC/4 माइनस RHC/9, हल कर लो, कॉमन ले लिया, तो 1/4 माइनस 1/9। जब आप इसको हल करोगे तो 9 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, तो 9 में से 4 का 5/36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 RHC/36 आ जाएगा। और ये कितना आ गया, डेल्टा ई आ गया आपका। क्या आ गया, डेल्टा ई ये आ गया आपका। अब डेल्टा ई का सूत्र मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, लैम्डा बराबर 12375/डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, बताया था ऐसा। डेल्टा ई को मान लीजिए, लैम्डा को नीचे ले आओ, तो इसे कर लो। कैसे लिखोगे इसे, पलट के, डेल्टा ई बराबर 12375/लैम्डा, ये सूत्र आपका हो गया। तो डेल्टा ई जगह मैं ये रख देता हूँ यहाँ पर, तो 12375/लैम्डा, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, 6500 एंगस्ट्रॉम दे रखी है पहले से ही। तो 5 RHC/36, ठीक है, मैंने क्रॉस गुणन कर दिया वाला, तो 36 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और लैम्डा का मान रख देता हूं मैं यहाँ पे। तो 12375 लैम्डा दिया हुआ है 6500 एंगस्ट्रॉम, 6500 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा जो यहाँ रखा जाता है वो एंगस्ट्रॉम में ही रखा जाता है यहाँ पे, इसको खोलना नहीं है, 10⁻⁻10 नहीं करना इसे, ये एंगस्ट्रॉम में ही होता है, तभी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा तो ये एंगस्ट्रॉम में रहेगा। ठीक है, तो 6500 और 36 ये ऊपर चला गया और 5 ये नीचे आ गया, यहाँ क्या बच गया, RHC। जब आप RHC का मान निकाल लोगे यहाँ पे, तो ये आता है RHC का, हल करने के बाद में इस पूरे को हल करोगे आप ये, तो ये आ जाता है 13.7, 13.7 ये RHC आ जाता है। और वो भी आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है ये। और अब हमें क्या निकालना है, निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करनी है। तो निम्नतम ऊर्जा जो स्तर होता है, निम्नतम ऊर्जा स्तर जो होता है वो होता है n बराबर 1 में। तो मैंने E वाले फॉर्मूले में n की जगह 1 रख देता हूं। तो किस में निकालनी है मुझे, निम्नतम में, निम्नतम ऊर्जा स्तर n बराबर 1 के लिए E निकाल लिया मैंने। तो E बराबर माइनस के RHC/1/2, RHC की जगह ये रख दो, तो माइनस के, ये माइनस ऐसे रहेगा 13.7/1, और ये आ गया माइनस के 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E कितना आ गया निम्नतम ऊर्जा स्तर में, 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी ऊर्जा आ जाती है। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हल किए हैं। तो उम्मीद है आपको सारे समझ में आ गए होंगे। तो कुछ जो और क्वेश्चंस हैं वो हम आगे के लेक्चर्स में हल करेंगे, जो हम आगे के लेक्चर्स इस चैप्टर के पढ़ाने वाले हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस को साथ में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।